चलिए आइए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करें आज जीएस का। तो जीएस प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट सिर्फ कर रहे हैं तो जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं करंट के हों या फिर अन्य किसी टॉपिक के, तो उनको आप अपने जो पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिए। ये टॉपिक वही टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन टॉपिक्स को भी डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक, जितना हो सकता है मैं यहाँ कराता हूँ, जितना यहाँ कम समय में जितना संभव उतना तो होता ही है, फिर आप अलग से भी अपना पढ़ें। तो आए हम लोग, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल विश्वविद्यालय, केरल में यह विश्वविद्यालय त्रिवेंद्रपुरम के पास मंगलापुरम में स्थापित हुआ है। ठीक, तो ये आपका जो है मंगलापुरम पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। तो इसमें और कुछ जानने के लिए है नहीं। चलिए आगे आइए। क्वाड में कौन देश शामिल नहीं? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस में कौन देश शामिल नहीं है क्वाड में? तो क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ब्रिटेन नहीं है, तो हम लोगों का आंसर हुआ ब्रिटेन। ठीक, एक पीछे एक चर्चा हुई थी डेमोक्रेसी 11 की, याद है ना? डेमोक्रेसी 11 में कौन देश हैं? तो डेमोक्रेसी 11 में कौन देश हैं? एक तो G7 वाले हैं और साथ में जो G7 में आमंत्रित देश थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। चिकित्सीय गर्भपात संशोधन अधिनियम, चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 बना था, उसमें संशोधन हुआ है। चिकित्सीय गर्भपात संशोधन अधिनियम के तहत अब एक डॉक्टर की सलाह पर कितने सप्ताह के गर्भ का गर्भपात कराया जा सकता है? सिंगल डॉक्टर की सलाह पर। पहले यह था 12 सप्ताह, गर्भ के 12 सप्ताह, गर्भधारण के 12 सप्ताह के अंदर गर्भपात कराया जा सकता था, लेकिन अब इसमें चिकित्सीय प्रयोजन के लिए अब कहा गया कि इसको बढ़ाकर किया गया है 20 सप्ताह। 20 सप्ताह एक डॉक्टर की सलाह पर। 2 डॉक्टर, अगर इससे ज़्यादा का गर्भ है तब आपको 2 डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, और ये आपका अधिकतम 24 सप्ताह तक का। इससे अधिक के 24 सप्ताह के अधिक के गर्भ को अगर गर्भपात कराना है तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें एक महिला चिकित्सक हो, एक शिशु विशेषज्ञ हो, एक रेडियोलॉजिस्ट हो और एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि हो। वह बोर्ड जब रिपोर्ट करेगा तभी 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात कराया जा सकता है। तो आपका एक डॉक्टर 20 सप्ताह। खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड भारत के किस सिटी को, यहाँ आप अनेक सिटियाँ घोषित की गई हैं, तो भारत के किस सिटी को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है? 51 सिटी इस समय घोषित की गई हैं FAO द्वारा, खाद्य एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। तो हैदराबाद को घोषित किया गया है, यानी नगरों में। शशांक जी गुड इवनिंग। अच्छा, शशांक सर हैं। गुड इवनिंग सर। शुभम जी गुड इवनिंग। तो हैदराबाद
हाँ, कलर चेंज करना है, अच्छा अच्छा, कलर, हाँ। 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 51वां, इस संख्या को भी ध्यान रखिएगा, अलग से कभी संख्या पूछ लेते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव एक ही जगह होता है, वो गोवा। इस साल का जो सहयोगी देश है, फोकस देश था, वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुदे बताएं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2019 की फिल्मों के लिए दिया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है मरकर अरावी कदालेंते सिंघम को मिला। यह किस भाषा की फिल्म है? भाषा कौन सी है? तो किस भाषा की फिल्म है ये? प्रश्न संख्या 6, मरक्कर अराबी कदालिंतो सिंघम किस भाषा की फिल्म है? तो ये भाषा है मलयालम, ठीक। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो छिछोरे है। छिछोरे, जो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है, नरगिस दत्त पुरस्कार इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है, वो किसके लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर जो फिल्म बनी होती है उसके लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। और वह पुरस्कार जो मिला है वो तमचल को मिला है, मराठी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज बाजपेयी और धनुष, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो उसको तो आप ढूंढ लेंगे, ठीक। अब वो ऐसी अभिनेत्री है कि 2 फिल्मों के लिए, पहली बार 2 फिल्मों के लिए एक साथ एक ही बार दिया गया है, 2 फिल्म में वो सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए दिया गया है। तो उसको बताइएगा आप कल। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम कंपनी, और कहाँ ये कंपनियां हैं? बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, इंडाल्को। अब स्थिति कहाँ ये हैं सुमेलित नहीं है? तो बाल्को छत्तीसगढ़, कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश, नाल्को जो है यह उड़ीसा में है, सलेम में मालको है, मालको। इंडाल्को जेके नगर, यह रूस की सहायता से स्थापित की गई थी या अमेरिका की सहायता से स्थापित की गई थी या फ्रांस की सहायता से स्थापित की गई थी या कनाडा की सहायता से स्थापित की गई थी? बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन, नाल्को मतलब नेशनल एल्युमिनियम कारपोरेशन। तो वो आप सीधे बाल किस प्रजाति के मानव के पाए जाते हैं? मानव की प्रजातियां मंगोलाइड, काकेसाइड, निग्राइड होती हैं। तो इनके सीधे बाल किस प्रजाति की है? सीधा बाल मंगोलाइड का है,
घुंघराले बाल कॉक्साइड का है, और ऊन जैसे ऊनी बाल निग्राइड का है। ठीक, इसमें नाकें जो हैं लंबी होती है, इनकी सामान्य होती है और इनकी चिपटी होती है। ठीक, अब इनको आप मिलाएं, इनकी अवस्थिति कौन सा कारखाना कहाँ है, सभी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड यहाँ कोरबा लिखा हुआ है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी इलाहाबाद, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड विशाखापत्तनम, और हिंदुस्तान मशीन टूल्स बंगलुरु। ठीक, ये जो है इसमें ऑप्शंस आपके यहाँ ऑप्शन दूसरा आना चाहिए था, पिछले प्रश्न का एक ऑप्शन यहाँ आ गया है, तो इसको आप अगर रांची कर लें तब आप क्वेश्चन करें, इसको हटा दें, इसको रांची करके प्रश्न करें। तो ये भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची में है, त्रिवेणी नैनी में है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड विशाखापत्तनम में नहीं है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स बंगलुरु में है। हालांकि इसकी 5 इकाइयाँ भी हैं, केरल में कालमशरी में है, पिंजौर पंजाब में है, आपकी एक इकाई श्रीनगर में इसकी है, एक हैदराबाद में है, एक इकाई बेंगलोर में भी है। यह जो है जादवपुर पश्चिम बंगाल, जादवपुर पश्चिम बंगाल में यह नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है। ठीक, आगे चलें। नई यूरिया नीति की घोषणा कब की गई? नई यूरिया नीति की घोषणा नीम कोटेड यूरिया की भी बात उसमें की गई थी, क्योंकि यूरिया का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी लोग करते थे, तो इसलिए उससे बचाव के लिए और एक तरह से वो कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है, तो इसलिए 2015 में यह नीति आई। अभी जो एक आपको नई यूरिया देखने को मिली है, नैनो यूरिया, यह नैनो यूरिया जो है इफ्को द्वारा यह यूरिया उत्पादित की गई है। कलोल, इफ्को का जो कलोल इकाई है वहाँ इसे पहली बार बनाया गया है, और आंवला और फूलपुर, इसकी 2 इकाइयाँ, एक इकाई आंवला में भी है, एक इकाई फूलपुर में भी है, उसमें भी उत्पादन इसका शुरू होगा। लेकिन पहला उत्पादन आपका, तो आपके साथ एक सवाल ये हो सकता है कि पहला उत्पादन किसने किया है नैनो यूरिया का? तो इफ्को ने किया है, इफ्को की कलोल इकाई ने किया है, और इसका आधा लीटर लिक्विड रूप में है ये, तो आधा लीटर जो है इसका 50 केजी जो ठोस यूरिया होता था, यूरिया का जो दाना होता था, उसके बराबर है। ठीक, आधा लीटर का एक बोतल जो है 50 केजी की जो एक बोरी होती है उसके बराबर है। तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एक तो इसको परिवहन जो होता था यूरिया का, बोरी के परिवहन और आधा लीटर बोतल के परिवहन का खर्च समझ लीजिए कितना बच जाएगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। कुछ योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, अच्छा यहाँ आ गया है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, प्रधानमंत्री ई राष्ट्रीय बाजार योजना और प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना। इसको आप समझ ही रहे हैं। कृषि सिंचाई योजना को, कृषि संपदा योजना किससे संबंधित है? एक तरह से कृषि प्रसंस्करण उद्योग जो हैं उनसे संबंधित है, और ई राष्ट्रीय कृषि बाजार 22 जो मार्केट है कृषि के, उनको सीधे इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, तो इससे संबंधित है। और कृषि मानधन योजना जो सीमांत और लघु कृषक हैं,
सीमांत और लघु कृषक, यानी अधिकतम लघु कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की, सीमांत कृषक है 0 से 1 हेक्टेयर तक की जिनकी भूमि हो, और 1 से 2 हेक्टेयर लघु कृषक। तो ये इनके लिए ये योजना है। इनके लिए क्या योजना है कि 60 वर्ष के पश्चात इन्हें 3000 रुपया दिया जाएगा, ऐसे फ्री में नहीं दिया जाएगा। इनको क्या करना होगा, 18 से 40 वर्ष के जो लोग हैं इस वर्ग के, इन्हें मंथली किस्त जमा करना होगा। 18 वर्ष की आयु के लिए 55 रुपया है और इनके लिए 200 रुपया मंथली जमा करेंगे, तब 60 वर्ष बाद 3000 रुपया इन्हें मिलना शुरू होगा मंथली। ठीक, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है, कौन सा है? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख तेरह नंबर का आंसर। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख। आलोक सर, गुड इवनिंग। ये अभिलेख जो है आप देखें, ये अभिलेख रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक, क्षारात वंशी शक शासक जो था रुद्रदामन, उसका अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति आप जानते ही हैं, समुद्रगुप्त का। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का। सरेकुना लेख जो है आपका अशोक के। इसमें सबसे पहला विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लेख जूनागढ़ अभिलेख है, और यही लेख है जिसमें एक साथ चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर का दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ है। एक अभिलेख जिसमें दोनों शासकों का एक साथ उल्लेख हुआ है वो आपका जूनागढ़ अभिलेख ही है, और इसी में सुदर्शन झील का भी उल्लेख है। ठीक, इसमें रुद्रदामन को क्या बताया गया है? भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक, उसकी उपाधि बताई गई है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, और चौथी कहाँ हुई थी? चौथी कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय राजा हैं अजात शत्रु मगध के, अजात शत्रु। इस समय है काला शोक, काला शोक। इस समय है अशोक, और इस समय राजा कौन है? इस समय राजा है कनिष्क। ठीक, इस संगीति में क्या हुआ? इस संगीति में शुद्ध पिटक और विनय पिटक नामक 2 ग्रंथों की रचना हुई थी। इस संगीति में, द्वितीय संगीति में आकर बौद्ध धर्म 2 मतों में बट गया था, और इस संगीति में आके अभिधम पिटक जो इनका बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ है, अभिधम पिटक की रचना हुई। और यहाँ जो है चौथी बौद्ध संगीति में पहली बार, चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म में मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति बनाना शुरू हुआ। और यहाँ आकर चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में। और इसी संगीति से आपके इसके बाद से बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत में भी होने लगी। वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र अध्यक्ष हैं और अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। विभाषा शास्त्र की रचना इसी समय हुई। ठीक, चलें आगे। शक संवत की तिथि है, शक संवत की तिथि। यह संवत जो है आपका, यह मालव संवत, विक्रम संवत या
विक्रम संवत, यह गुप्त संवत, और यह आपका शक संवत। शक संवत नाम है, लेकिन इसे चलाया किसने था? कनिष्क ने। कनिष्क किस वंश का शासक है? कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, कुषाण वंश का शासक है। दरअसल इसका शक नाम इसलिए पड़ गया, शक वंश के जो भारत के पश्चिमी भाग में जो शक शासन करते थे, जैसे क्षयरात वंश के शासक हैं, तो वो लोग इस संवत का प्रयोग करते थे। तो बहुत दिनों तक वो प्रयोग करते रहे, इसलिए लोग इस संवत को शक संवत 4वीं-5वीं शताब्दी में इसका नामकरण हो गया शक संवत। तो ये शक संवत के रूप से जाना जाता है। लेकिन यह तिथि किसकी है? कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। इसी समय कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। विक्रम संवत के विषय में आप जानते ही हैं। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता कौन लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कौन फारसी में कविताएं लिखता था? बहुत बार ये प्रश्न आया होगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। लोदी वंश का शासक है। ठीक। सल्तनतकालीन शासकों में सबसे विद्वान शासक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे विद्वान शासक माना जाता है, सल्तनत काल का अरस्तु माना जाता है इसे। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, अरबी में रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी। तो यह जो है आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन अपना राजदूत बनाकर भी भेजा था। इसी ने जो सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था है उसका विस्तृत विवरण दिया है। सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इसी इब्न बतूता ने दिया है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्रश्न संख्या 18। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम, मीर जाफर, मुबारक उदौला, नासिर जंग। तो मीर कासिम, बक्सर युद्ध हुआ किसके किसके बीच? बक्सर युद्ध एक तरफ ब्रिटिश कंपनी है, हाँ, और दूसरी तरफ जो शासक हैं आपके मीर कासिम है, शुजाउदौला है, शुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इतने लोगों से एक तरफ ये तीन शक्तियां हैं, तो इनके साथ हो रहा है तो ये तो होंगे नहीं। ये 1763 में यह युद्ध हुआ, 1764 में, और झगड़ा इनका प्रारंभ हो गया कंपनी से 1763 में ही। तो 1763 में ये भाग गए। उस समय मीर जाफर को पुनः कंपनी ने नवाब बना दिया। मीर जाफर को 1760 में नवाब पद से हटा दिया गया था। फिर उन्हें मीर जाफर को कलकत्ता में ही पेंशन दे के रखा गया था कि आगे कभी काम आएंगे। तो वो आगे काम 1763 में आ गए। बंगाल में द्वैध शासन को कौन समाप्त किया? द्वैध शासन बंगाल में शुरू किसने किया? क्लाइव ने। 1765 से यह शुरू हुआ। 1765 में दो संधियां हुई थी, इलाहाबाद की दो संधियां, एक 12 अगस्त 1765 को हुई, एक 16 अगस्त 1765 को हुई। बक्सर युद्ध का परिणाम थी ये संधि। तो इलाहाबाद की, अब इसमें कभी पूछा जाता है कि कौन सी संधि, डेट्स, तो डेट इलाहाबाद की प्रथम संधि का 12 अगस्त है और द्वितीय संधि का 16 अगस्त है। ठीक। प्रथम संधि किससे हुई? प्रथम संधि जो हुई वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कंपनी के बीच हुई, और द्वितीय संधि शुजाउदौला, अवध के नवाब शुजाउदौला और कंपनी के बीच हुई।
तो उसी समय 1765 में क्लाइव ने इसे शुरू किया, द्वैध शासन, और यह 1772 तक चलता रहा। 1772 जब वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, हालांकि पहले गवर्नर बन के आए फिर गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने इसे समाप्त किया। इस द्वैध शासन का मतलब क्या था? द्वैध शासन का मतलब ये था कि एक साथ शक्तियां जो है दो लोगों के पास, एक औपचारिक शक्ति या एक अनौपचारिक शक्ति। दीवानी तो इस संधि से कंपनी को मिल ही गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को इस इलाहाबाद की प्रथम संधि से मिल चुकी थी, लेकिन निजामत का अधिकार अभी नहीं मिला था। तो कंपनी ने बंगाल के नवाब पे ये दबाव डाला कि हम एक उप निजाम नियुक्त कर रहे हैं और आप क्या करेंगे, जो वो कहेगा, जो हम कहेंगे वो करेगा, आप उसे ना रोकिएगा। तो यही द्वैध शासन है, यानी उत्तरदायित्व किसी और का, कार्य किसी और का। औद्योगिक भारत में औद्योगिक पूंजी, औद्योगिक औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कब से कब तक माना जाता है? तो यह जो चरण है यह वाणिज्यवाद का चरण माना जाता है। वाणिज्यवाद, ठीक। यह जो चरण है औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक या औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक। और ये जो चरण है वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। ये वाणिज्यवाद यूरोपीय संकल्पना है। यूरोप में वाणिज्यवाद एक तरह से वाणिज्यवाद या इसे ही बुलियन वाद कहा जाता है कि कोई भी देश दूसरे ये प्रयास करता था कि हमारा अधिक से अधिक निर्यात हो, हमारा आयात कम हो, निर्यात ज़्यादा हो। निर्यात ज़्यादा होगा तभी क्या होगा कि विदेशी मुद्रा आपके पास आएगी, यानी आपका राजकोष भरेगा। जो बुलियन है तो बुलियन राजकोष में जमा होंगे। तो ये इस विचारधारा के तहत भारत से वो व्यापार करना चाहे, लेकिन यहाँ वो काम नहीं कर पाई। वो जो विचारधारा उनके बुलियनवाद की थी यहाँ काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब कंपनी आई थी तो भारत, ब्रिटेन से भारत में लाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। जहाँ यहाँ ब्रिटेन की किसी वस्तु की डिमांड थी ही नहीं, यहाँ की वस्तुओं की डिमांड वहाँ थी। तो यहाँ से जब वस्तु जाएगी तो भारत का निर्यात अधिक होगा, उसके बदले में वो सोना चांदी देंगे। तो इस प्रक्रिया को बदलने का प्रयास इस दौर में किया गया। और इस दौर में क्या किया गया? ये किया गया कि भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको नष्ट कर दिया जाए। और यूरोप के जो 1750 में यूरोप में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो यूरोप में जो कारखानों के बने वस्त्र हैं, कारखानों के बने वस्त्रों को भारत में भेजा जाए। तो यहाँ भारतीय जो शिल्प उद्योग है उसको नष्ट करने का कार्य किया गया। और वह जो वाणिज्यवाद या बुलियनवाद की विचारधारा थी उसको स्थापित करने का प्रयास यहाँ किया गया। इसी समय कंपनी ने, आपने देखा 1764 में, ये प्लासी का समय है, 1764 में बक्सर युद्ध, उसके बाद दीवानी मिल गई इनको, उसके बाद ये लोग अपना भू राजस्व पर भी अधिकार कर लिए। तो यहीं से अब धन मिल गया, यहीं की वस्तुओं को खरीदने के लिए यहीं से धन, अब वहाँ से धन लाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। यहाँ आकर जब औद्योगिक क्रांति उनकी सफल हो गई तब पूंजी, जब अब वहाँ पूंजी लगा नहीं सकते थे, वहाँ पूंजी लगाने की जो संभावनाएं थी समाप्त थी, तो भारत की तरफ रुख किए वो लोग। और 1813 और 33 की बात, 1813 में क्या किया गया था? जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त किया गया, सिर्फ चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। 33 में वो भी समाप्त हो गया। और 33 में कहा गया कि आप संपत्तियों का क्रय विक्रय भी कर सकते हो, कोई भी यूरोपियन इंग्लैंड का व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ वो लोग चाय की बागान आदि, जूट के कारखाने आदि लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान वित्तीय पूंजीवाद, जितने भी उस समय बीमा कंपनियाँ थीं, बैंकिंग कंपनियाँ थीं, जितने जहाज रानी थी, सब पे इनका एक तरह से एकाधिकार था, ठीक। किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार बोला जाता है? किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार बोला जाता है? ऑगस्ट हिक्की। ऑगस्टस हिक्की 1780 में इन्होंने बंगाल गजट नाम से
पहला पत्र शुरू किया था। हालांकि वोल्टस ने शुरू करने का प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहे थे। सबसे पहला जो पत्र निकाला था वो बंगाल गजट या द कलकत्ता एडवाइजर नाम से इन्होंने शुरू किया था। तो ये तो इसलिए विख्यात है। दूसरा, गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजट नाम से पहला कोई भारतीय पत्र प्रकाशित किया, हालांकि यह अंग्रेजी में था, बंगाल गजट। वर्किंघम कलकत्ता जनरल नाम से इनका पत्र है और माना जाता है कि समाचार पत्रों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण इन्होंने दिया। जनता का प्रतिबिंब बनाने का कार्य वर्किंघम ने किया। पत्रों को जनता का प्रतिबिंब बनाने का कार्य इन्होंने किया, तो इसका श्रेय वर्किंघम को दिया जाता है। ऑप्शन डी शेष बचा। किष्टोदास पाल हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं, तो किष्टोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। ठीक, समाचार पत्रों पर अनुज्ञप्ति नियम, लाइसेंसिंग रूल। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस है। नियम कब लागू हुआ? ये जो तिथि है इसको आप, इस ऑप्शन को आप 1823 कर लें। ठीक, तो 1823 में अनुज्ञप्ति नियम लागू हुआ। यहाँ सेंसरशिप अधिनियम आया था, सेंसरशिप एक्ट 1799, लाइसेंसिंग एक्ट 1823, वर्नाकुलर एक्ट 1878। यहाँ क्या आया था? वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट। और 1857 में रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेशन एक्ट, समाचार पत्रों के लिए रेगुलेशन एक्ट आया, रेगुलेशन एक्ट। तो इन एक्ट्स के नाम से अगर पूछा जाता है तो रेगुलेशन एक्ट 1857, लाइसेंसिंग एक्ट 1823 और सेंसरशिप 1799। यहाँ वर्नाकुलर एक्ट 1878। ये जॉन एडम्स के समय ये आया। और 1833 में बेंटिक जब थे तो उन्होंने इसको समाप्त भी कर दिया था। लाइसेंसिंग एक्ट को समाप्त किसने किया था? बेंटिक के समय। हालांकि समाप्त नहीं हुआ, मेटकाफ ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक, तो मुक्तिदाता माने जाते हैं, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता मेटकाफ माने जाते हैं। किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, चार्ल्स ग्रांट, मैकाले। तो आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता हैं वो आपके चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए और शिक्षा देने के लिए स्कूलों का जाल बिछा दिया जाए। तो इस तरह की संकल्पना देने वाले उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर। तो इसलिए इनको चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। मैकाले की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को, बेंटिक के समय इन्होंने शिक्षा समिति के ये अध्यक्ष थे, तो बेंटिक ने इन्हें कहा था कि रिपोर्ट देने के लिए कहा था बताओ किस भाषा में दिया जाए, तो इन्होंने कहा अंग्रेजी भाषा में। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान देहांत हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए? नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है, मस्ट है? वो कितने दिनों के भीतर है? 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए हर हाल में। ठीक, तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का अगर निधन हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के विषय में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है संविधान में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में
भाग लेने वालों में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य। दरअसल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो निर्वाचक मंडल है उसमें यह कहा गया है कि दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा बने निर्वाचक मंडल से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब उसमें यह नहीं कहा गया, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में क्या कहा गया है कि निर्वाचक मंडल किससे बनेगा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर। यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया, कहा गया है, यानी मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे उसमें। ठीक, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? आप जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख 72 में, और ये किसकी है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 में। इस क्षमादान शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड और साथ में संघीय कार्यपालिका का जहाँ तक विस्तार क्षेत्र है वहाँ तक इस क्षमादान शक्ति का विस्तार क्षेत्र भी है। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश जो है उसको भी क्षमा कर सकता है। यहाँ क्षमादान के संदर्भ में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। क्षमा, लघुकरण, परिहार और विराम, प्रविलंबन, इतनी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इनके अपने अपने अर्थ हैं। क्षमा का जब प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब है कि अपराधी की सभी कृत्यों को क्षमा कर देगा, वो बिल्कुल शुद्ध हो गया है, यानी उस पर अब कोई आरोप नहीं है। तो क्षमा का मतलब यह है। लघुकरण का मतलब यह है कि अगर उसने कोई अपराध किया, कोई दंड दिया गया है, जैसे 7 साल सश्रम कारावास का दंड दिया गया है, जैसे लघुकरण 7 साल सश्रम कारावास यानी श्रम के साथ कारावास का अगर दंड दिया गया है तो यहाँ इस प्रकृति को चेंज कर दिया जाएगा, यानी सश्रम को परिवर्तित किया जा सकता है, इसको साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। तो जब प्रकृति बदल जाए, दंड की प्रकृति बदल के दंड को कम किया जाए तब वह लघुकरण है। और परिहार में प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। 7 साल सश्रम है, इसको कम करके अगर 5 साल सश्रम किया जाता है तो कहा जाएगा कि परिहार हुआ है। विराम का मतलब है कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दंड में कमी की जाती है, जैसे कोई दिव्यांग हो उसके दंड में कमी की जाए, या कोई गर्भवती महिला हो उसके दंड में जब कमी किया जाता है तो वो विराम वाला। प्रविलंबन में दंड के क्रियान्वयन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। ठीक, देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है, किस नगर निगम ने जारी किया है? तो ये नगर निगम है गाजियाबाद। ठीक, नगर को ग्रीन बनाने के लिए, पूंजी एकत्रित करने के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? महोत्सव और आयोजन स्थल। उत्तर प्रदेश में कुछ महोत्सव हुए हैं फिलहाल मई के महीने में। तो ये जो महोत्सव हुए हैं, ये महोत्सव आपके स्ट्रॉबेरी, काला नमक, गुड़, केला महोत्सव। तो स्ट्रॉबेरी सम्मिलित नहीं है इसमें। स्ट्रॉबेरी जो महोत्सव है यह कहा जा रहा है गोरखपुर, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ और केला महोत्सव कुशीनगर। तो यहाँ यह जो ऑप्शन है यह गोरखपुर नहीं है, यह झांसी है। यह महोत्सव झांसी में आयोजित किया गया था और सभी सम्मिलित हैं। ठीक, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो आपका 5वां स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, भारत। ठीक, विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश
सबसे बड़ा आतंक देश सऊदी अरब, और फिर आपका भारत, तीसरे नंबर पर मिस्र। ठीक। सबसे बड़ा निर्यातक देश, हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अमेरिका, रूस, आगे फ्रांस। ठीक। ये जो भारत जो हथियार मंगाता है, सर्वाधिक हथियार किस देश से आते हैं? तो सर्वाधिक हथियार रूस से, फिर आपका फ्रांस से, फिर इजराइल से, और चीन को जो हथियार आते हैं उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा रूस का ही है। किसे नोबल का तेल कहा जाता है? किसे नोबल का तेल कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोफिनाल, ट्राइनाइट्रोसेलुलोज, TNT। तो आप जानते हैं डायनामाइट का निर्माण विस्फोटक पदार्थ है, प्रयोग किया जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, इसे नोबेल का तेल बोला जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खाने का सोडा, रासायनिक नाम है इनके, व्यवहारिक नाम उधर है। खाने का सोडा, फिटकरी, इसको आप उठा के यहां रख दें। नीला थोथा, लाल सिंदूर, तो खाने का सोडा आप जानते हैं कि ये सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? धोने का सोडा है, धोने का सोडा। और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिटकरी आप जानते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। K2Al2SO4 3 SO4 twice 2H2O, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, और लाल सिंदूर प्लेट पैराक्साइड Pb3O4, ठीक। धूप चश्मे का लेंस किस कांच का होता है? धूप वाले चश्मे में जो लेंस लगता है वो किस कांच का बना होता है? तो धूप वाले चश्मे का जो लेंस होता है वो क्रूक्स कांच का है। ठीक। फ्लिंट कांच का जो है ये दूरबीन कैमरा आदि में जो लेंस लगता है यह फ्लिंट कांच का होता है। पायरेक्स कांच का जो प्रयोगशाला के जो उपकरण है, प्रयोगशाला में जो कांच के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं पायरेक्स कांच के हैं। पोटास कांच के उस प्रकार के उपकरण जो ज़्यादा गर्म सहन करने वाले बर्तन आदि ये पोटास कांच के बने होते हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से आज इतने ही प्रश्न थे, समय थोड़ा सा कम मिला था लिखने को प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।